नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नमस्कार एमपी कार्यक्रम में। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृतिका। दोस्तों, नमस्कार एमपी अपने आप में एक खास कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों से जोड़ते हैं, साथ ही साथ मिलवाते हैं आपको आज के मेहमान से। और आपको बता दें, आज 29 जुलाई है, तो आज का कार्यक्रम विशेष है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है आज के दिन। तो इसी पर चर्चा करेंगे और उससे पहले बात करेंगे आज की तिथि पर। देखेंगे आज की तिथि क्या है। आज की तिथि है विक्रम संवत 2079, श्रावण मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, 29 जुलाई 2022 और दिन है शुक्रवार। तो ये तो थी आज की तिथि और अब हम नजर डालेंगे 29 जुलाई को क्या कुछ है इतिहास में। सन 1931 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का जन्म हुआ था। 1945 में बीबीसी लाइट प्रोग्राम रेडियो स्टेशन मुख्य धारा के प्रकाश, मनोरंजन और संगीत के लिए लॉन्च किया गया था। वहीं 1949 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रेडियो पर प्रसारण शुरू हुआ था और 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी। 1981 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि 700 मिलियन से अधिक लोगों ने एक विश्वव्यापी टेलीविजन के माध्यम से लंदन में सेंट पॉल कैथेड्रल में चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स और लेडी डायना स्पेंसर की शादी देखी थी। और 1987 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धन ने जातीय मुद्दों पर भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किया था। सन 2005 खगोलविदों ने बौने ग्रह एरियस की खोज की घोषणा की थी। तो ये तो बात हुई इतिहास की और अब बात करते हैं आज के विचार की। आज के विचार की बात करें तो हम आपको बता दें, आज बाघ दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। तो उसी से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियाँ। जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे जो हो, मैं कभी घास नहीं खाऊंगा, यह मेरा अहंकार नहीं, बात बस इतनी सी है कि मैं खुद को पहचानता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये पंक्तियाँ हैं एक शेर, एक बाघ की तरफ से, जो उसकी सोच है, जो उसकी पहचान है, जंगल में जो वो रुतबा रखता है, उससे जुड़ा हुआ। और एक और आपके लिए मोटिवेशनल कोट, कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तो तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वरी शक्ति है। ये कुछ पंक्तियां हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां गौतम बुद्ध जी की हैं, जो हमें काफ़ी इंस्पायर करती हैं। तो ये तो बात हुई आज के विचार की और यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगी, घर घर तिरंगे की भी बात हो रही है। तो हम सभी को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए, हमें एकजुट होकर इस मुहिम में जुड़कर घर घर तिरंगा फहराना चाहिए, ताकि हमें ये देशभक्ति का एहसास हो सके और 15 अगस्त तक हम सभी इस मुहिम से जुड़ सके। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज बाघ दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। और हमारा राष्ट्रीय पशु भी बाघ है, और जो कि पूरे जंगल में सबसे ताकतवर होता है और उसकी अलग ही भूमिका होती है पूरे वन में। तो आज इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री शुभ रंजन सिंह जी, जो कि एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर है वाइल्ड लाइफ मध्य प्रदेश मुख्यालय से। बहुत बहुत स्वागत है शुभ रंजन सर आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। काफ़ी सारी चर्चा करेंगे, जानेंगे ये दिवस क्यों मनाते हैं शुभ रंजन सर से। और साथ ही में हमारे साथ है श्रीमती किरण शर्मा जी, जो कि समाज सेविका है सकारात्मक सोच से। मैडम से हम जानेंगे क्यों ज़रूरी है पर्यावरण संरक्षण करना। तो दोस्तों, हमारे पास एक छोटी सी क्लिप भी है, प्रधानमंत्री जी की एक छोटी सी क्लिप है बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से जुड़ी हुई। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे प्रोड्यूसर श्री शिवराम सिंह रावत जी से कि वे हमारे दर्शकों को ये क्लिप प्रस्तुत करें। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष का ग्लोबल टाइगर डे इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के लिए मैं आप सभी को, दुनिया भर के वन्य जीवी प्रेमियों को, इस मिशन से जुड़े हर अधिकारी,
हर कर्मचारी और विशेषकर वन प्रदेशों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे याद है कि 14-15 साल पहले जब ये आंकड़े सामने आए थे कि देश में सिर्फ 1400 टाइगर रह गए हैं, तो ये बड़े डिबेट का विषय बन गया था, चिंता का कारण बन गया था। टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। टाइगर के लिए उपयुक्त माहौल से लेकर इंसानी आबादी के साथ संतुलन बिठाने का एक बहुत मुश्किल काम सामने था। लेकिन जिस प्रकार संवेदनशीलता के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया, वह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब 3000 टाइगर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटाट्स में से एक है। दुनिया भर में टाइगर की करीब 3/4 आबादी का बसेरा हमारे हिंदुस्तान में है। तो अभी हमने सुना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बताया कि हमारा भारत सबसे ज़्यादा रिच है। अगर हम टाइगर की पॉपुलेशन की बात करें, सिर्फ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़ दे तो हमारे साथ हैं श्री शुभरंजन सिंह जी। उनसे जानेंगे क्यों मनाया जाता है ये दिवस। शुभरंजन सेन सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? जैसे कि सबको पता है कि हमारे लिए पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है और जंगल बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे देश में खास करके, और जो साउथ एशिया वाला देश है उसमें जंगल का अगर हम बात करें तो उसका जो खाद्य श्रृंखला एक होता है, जो इकोसिस्टम का होता है, उसमें टाइगर सबसे टॉप में है, जो टॉप प्रीडेटर या टॉप कार्निवोर बोलते हैं। तो उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है पूरा सिस्टम को बनाए रखने में। तो कोई भी जंगल अच्छा है कि नहीं, उसका सूचक एक्चुअली टाइगर प्रेजेंस है। और उसको थोड़ा सा हम लोगों ने अभी मॉडिफाई किया है, उसका सूचक एक्चुअली ब्रीडिंग टाइगर्स है। अगर टाइगर न केवल रह रहे हैं बल्कि अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो ऐसा जंगल हम मानते हैं कि वो ठीक नैसर्गिक रूप से ठीक है जी। और टाइगर जहाँ नहीं है उसमें ये मान सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम टाइगर जंगल में है। तो ये टाइगर का जो संख्या है, क्योंकि टॉप प्रेडेटर है तो हमेशा टॉप प्रेडेटर कम संख्या में ही मिलता है। लेकिन क्या हुआ है कि इसका जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, वो बहुत तेज़ी से घटा है। ये मानते हैं कि 100 साल पहले अकेले भारतवर्ष में कम से कम 40,000 टाइगर थे और दुनिया में जो एशिया वाला में ही टाइगर रहता है तो कम से कम 1 लाख टाइगर थे। लेकिन वो उसका कम होते होते मुश्किल से 4-5 हज़ार या 3,500 ही रह गए थे। तो एक भारत में तो टाइगर मिलता ही है, आसपास के देशों में मिलता है, टोटल 13 देशों में मिलता है। तो ये सब देशों ने 2010 में एक मीटिंग हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि ये जो टाइगर का फ्लाइट है, टाइगर का जो घटती संख्या है, और न केवल घटती संख्या है बल्कि जिस एरिया में टाइगर पाया जाता है वो एरिया भी कम होते जा रहे थे। तो उसको थोड़ा आपके लोगों के दिमाग में लाने के लिए टाइगर डे मनाया जाता है। तो 2010 के बाद से हम लोग 29 जुलाई को हर साल टाइगर डे मनाते हैं। जी, आपने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला कि क्यों ये दिवस मनाया जाता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं बाराबंकी से। जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं सर। नमस्कार, मैं नंद बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ, आमजन को क्या करना चाहिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, बाघों को माहौल देने के लिए आमजन को क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए? दूसरी चीज, जब बाघ के शिकारी काम करते हैं, कभी कभी आपस की लड़ाई में या बदतमीज हो जाने से गंवा देते हैं, बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पाते, तब वो आदमखोर बनने लगते, आदमी से शिकार अपना शिकार करने लगते
सके तो ऐसी कथा में बाघों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? जी जी सर, कैसे? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो उन्होंने पूछा कि बाघों को बचाने के लिए क्या, मेरे ख्याल से वही पूछा, बाघों को बचाने के लिए सारे प्रश्न उन्होंने इकट्ठे बाघों को पूछे हैं, बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बेसिकली बाघों को, जैसे मैंने बता रहा था कि जंगल का एक तरह से वो जानवर है, जंगल के बाहर जनरली रहता नहीं है। उसको 3 चीज़ बेसिकली चाहिए। जैसे हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसको खाना चाहिए, शिकार, जो शिकार बेसिकली जंगली जानवर का ही शिकार करता है वो। अगर कभी कभी वो मवेशी जो जंगल में चरने जाते हैं उनका भी शिकार करता है, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर सांबर चीतल जो जंगल में होते हैं उन्हीं का शिकार करता है। तो एक तो खाना पर्याप्त चाहिए, बड़ा शिकार चाहिए, मतलब एकदम आपके खरगोश मोर होगा तो नहीं बचेगा टाइगर। सांबर चीतल जो बड़े हिरन और मृग प्रजाति है वो चाहिए उनको। दूसरा जो चाहिए वो रहवास चाहिए। रहवास का मतलब है, क्योंकि टाइगर जो है वो छुप के शिकार करता है, झुंड में शिकार नहीं करता है, तो उसको एक कवर चाहिए, छुप के घात लगा के क्योंकि शिकार करता है। तो जंगल चाहिए, घना जंगल चाहिए छुपने के लिए। अपने बच्चों को छुपाता है, क्योंकि टाइगर एक ऐसा जानवर है जो अकेला शिकार करता है। जो माँ जब बच्चे देती है उसके बाद उसको भी अकेले शिकार करना है, कोई हेल्प नहीं करने आता है। बहुत सारे जानवर में, जैसे जंगली कुत्तों में झुंड में रहते हैं तो हेल्प मिल जाता है, लेकिन टाइगर के साथ ऐसा नहीं है। तो बच्चों को भी छुपाने का जगह स्थान चाहिए। तो एक तो अनडिस्टर्ब जंगल चाहिए, जंगल जहाँ पे मानव हस्तक्षेप कम से कम हो, ऐसा जंगल चाहिए। और तीसरा चीज़ जो चाहिए, पानी चाहिए। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ से टाइगर बचे रहते हैं जंगल में जी। और मेन चीज़ वही है कि मानव हस्तक्षेप सबसे कम होना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने बोला कि कई टाइगर आदमखोर भी हो जाते हैं, ये सही है। हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसा इंस्टेंसेस नहीं है, लेकिन होते ज़रूर है। तो वो तभी होता है जब किसी न किसी रूप में, या तो टाइगर इंजर्ड है, शिकार अपना नॉर्मल कर नहीं पा रहा है, इस टाइप से जब घटना होता है तभी जनरली होता है। तो आदमखोर जानवर, जो सभी जानवर के लिए, टाइगर विशेषकर जो भी है, उसमें निर्देश जो हमारे लॉ में ये है कि उसको पहले तो उसको पकड़ा जाए जी। सारे कोशिश किया जाए उसको पकड़ के, उसको बेसिकली उसको आजीवन कारावास दिया जाए, जू में भेज दिया जाए। वो अगर किसी तरह से संभव नहीं है तो मारने का भी प्रावधान है। तो आदमखोर, क्योंकि मानव जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आदमखोर अगर कोई टाइगर हो जाता है, सचमुच में आदमखोर, जो उसी पे डिपेंडेंट होने लगता है, लगातार गांव के आसपास, गांव में घुस के आदमी मार रहा है, तो ऐसा को हम लोग पहले तो कोशिश ही करते हैं उसको बिना मारे पकड़ के हम उसको बंदी बना ले। नहीं तो अगर वैसा नहीं हो सकता है तो विषम परिस्थितियों में हो सकता है हम उसको मारना भी पड़ता है। तो वो हम करते हैं आदमखोर टाइगर के। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया क्या कुछ ज़रूरी है बाघों के लिए। खाना ज़रूरी है, जंगल ज़रूरी है, और साथ ही साथ उन मानवों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इससे उनकी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होती है, उनकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है। हम और भी चर्चा करेंगे, फ़िलहाल अभी रुकेंगे। आज की चर्चा विशेष है पर्यावरण बचाओ बाघ बचाओ पर। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक न जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी।
फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, सावन की आमद हो गई है, सावन आयो रे। और सावन के साथ हमारे स्टूडियो में आज पधारी हैं निमाड़ की बहुत ही अच्छी लोक कलाकार और चित्रकार पूर्णिमा चतुर्वेदी जी। तो आइए उनसे मिलते हैं। पूर्णिमा जी, आपका यह नारी शक्ति कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चौका बनाया जाता है, रसोई घर बनाए जाते हैं और रसोई घर के साथ में उसमें सभी बैठ के खाना खा रहे, माता खाना बना रही है। इतना सुंदर चित्रण होता है उसमें। और इस तरफ नया हमारा जीवन का उल्लेख होता है कि जच्चा बच्चा है साथ में, तो एक कोठड़ी जच्चा बच्चा की बनाई जाती है, उसमें दीपक जल रहा है, पानी का रखा है और हाथे दिए जाते हैं कि संपूर्णता का प्रतीक है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दर्शकों, पुनः स्वागत है आपका। नमस्कार। MP में आपको बता दें, ये कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार 12 से 1 बजे तक प्रसारित होता है और आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण बचाओ बाघ बचाओ पर। और इसी पर हमारे साथ आज की जो मेहमान हैं श्रीमती किरण शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। किरण मैम, आप पर्यावरणविद भी हैं, आप पर्यावरण सुरक्षण के लिए काफ़ी कुछ कार्य करती हैं। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में, और जो बाघ है वो पर्यावरण के बहुत करीब है। आपका क्या कहना है कि बाघों के लिए पर्यावरण कितना ज़रूरी है? मैं तो कहूँगी कि जैसे हमारे घर में सबसे बड़ा जो होता है उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो सेम जिम्मेदारी बाघ की है जंगल को लेकर के। तो जैसे हमारा अपना कोई नहीं रहता तो हमें समझ आता है ना, उसकी फील होती है जो चीज़ है, वो ठीक
बाघ के साथ में है। तो अगर जंगल में बाघ नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याएं, जो पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसलिए जैसे हर मतलब मैं कहूँगी कि घर में हर इंसान की अलग वैल्यू होती है, वैसे ही उसकी भी है और वो सबसे बड़ा है, तो उसको संरक्षण तो मिलना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अपने परिवार के मुखिया का दर्जा दिया बाघ को, और वाकई में एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बाघ का होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए पर्यावरण भी बहुत ज़रूरी है। हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे जो आजकल जो दुश्मन पर्यावरण का बना हुआ है वो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, और हम लोग जो है अंधाधुंध उसको यूज़ करते हैं। एक इंसान अगर एक पॉलीथीन रोज़ यूज़ करे तो भी 365 पॉलीथीन साल में यूज़ होती है, और हमें लगता है कि अरे मेरी एक पॉलीथीन यूज़ करने से क्या होगा, जबकि भोपाल में ही 25 लाख लोग हैं। अगर वो सब लोग इतनी पॉलीथीन यूज़ करेंगे तो उसको समेटना, उसका जो रिसाइकलिंग करना है वो प्रशासन के लिए कितना मुश्किल है। अभी जैसे बाढ़ का माहौल है, लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, सब लोग प्रशासन को दोष देते हैं। कोई नहीं सोचता कि मैंने इतनी पॉलीथीन यूज़ करी, वो सारी पॉलीथीन नालियों में बंद है, इस वजह से मेरे घर में पानी भरा है। अगर सब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि मैं करता हूँ, क्योंकि हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं, हाँ मैं करता हूँ, गंदगी करता हूँ, पॉलीथीन यूज़ करते हैं, जबकि हम लोगों ने पिछले 8 साल से प्रण लिया हुआ है कि हम पॉलीथीन घर में नहीं आने देते। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैकेजिंग वाली चीज़ें तो आती है, लेकिन वो सब रिसाइकिल हो जाती है। लेकिन ये जो बहुत 40 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन है, ये सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल, तो इसको बंद होना चाहिए पर्यावरण बचाने के लिए। आप हमारे दर्शकों से क्या गुजारिश करना चाहेंगी? मैं आज के दिन बाघ दिवस है और पर्यावरण बचाने का जो आंदोलन है, ये कहूँगी कि कोई किसी भी घर में, भोपाल के जितने भी 25,000 घर हैं या 50,000 जितने भी हैं, सब अपने घर में पॉलीथीन लाना बंद कर दें, तो ये देश की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी कचरा कम करने में। और जो हमारा नगर निगम है उसको पूरा पॉलीथीन रिसाइकिल करना पड़ता है, तो बहुत ही काम आसान हो जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हम बात करेंगे। जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो जी। मैडम, सबसे पहले आप सभी लोगों को बाघ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। हाँ जी, हम सुन सकते हैं आपको। आप अपना प्रश्न। जी, आप सभी को बाघ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि यदि टाइगर एक्सटिंक्ट होते हैं तो फॉरेस्ट की इकोसिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? सर पूछना चाह रहे हैं कि अगर बाघ की संख्या खत्म ही हो जाएगी तो वन कैसे रहेगा, उसका इकोसिस्टम बेसिकली जैसे मैंने बताया कि टाइगर जो है अपना इकोसिस्टम का, जो अपना फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि भारतवर्ष में जो नॉर्मल नेचुरल इकोसिस्टम है, आप राजस्थान के रेगिस्तान और गुजरात और राजस्थान के रेगिस्तान और ऊपर हिमालय वाला छोड़ दें तो बाकी सब जगह जो नेचुरल वेजिटेशन है वो जंगल है, और उस जंगल का मेन जो टॉप प्रेडेटर है वो टाइगर है। तो वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? बेसिकली ये है कि सभी चीज़, इवन आदमी भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोग हो सकता है कि भूल गए हैं या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हर जो जीव जंतु है, खास करके जो टॉप प्रीडेटर है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है पूरा इकोसिस्टम को संभाल के रखने में। अगर टॉप प्रीडेटर, जिसको हम कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं, कि अगर जो मेन जो स्तंभ है वो अगर गायब हो जाता है तो उसका जो इफेक्ट्स है वो हमारे ऋषि मुनि भी बोल के गए हैं कि सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम आज हो सकता है पता नहीं चल रहा है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि अगर टाइगर ख़त्म हो जाता है तो टॉप प्रीडेटर का ख़त्म होना का मतलब है जो प्रे स्पीसीज है, आपके चीतल है, नीलगाय है, ये जो हिरन और मृग वाला प्रजाति है, वो बहुत बढ़ेंगे। वो बढ़ेंगे तो वेजिटेशन पे इफेक्ट होगा, वेजिटेशन के साथ साथ अपना जो आसपास के खेत है उसमें इफेक्ट होगा। आप देख रहे हैं आजकल कितना बड़ा समस्या जंगली सुअर और इसका खेतों में होता है। ये सब क्योंकि हमारे जो टॉप प्रीडेटर थे, टाइगर है जंगल में, जंगल के बाहर आपके भेड़िया होते थे, चीता होता था जो अभी न्यूज़ में भी है। तो मैं आपको रोकना चाहूँगी, हमारे एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनका भी प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ग्वालियर से हैं हमारे साथ। जी मैडम, मैं सर्वप्रथम तो आप दोनों को बाघ दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शुक्रिया आपको भी। जी हाँ, इसके अलावा मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बहुत से ग्रामीण भाई बंधु जंगलों के आसपास रहते हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं, तो उन गांव वासियों का क्या योगदान हो सकता है बाघ संरक्षण में? वो किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं? काफी महत्वपूर्ण बाघों का संरक्षण हो। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा।
तो मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो हमारे जंगल के आसपास बहुत सारे गांववासी रहते हैं और जनरली आमतौर पे वो अपने दिनचर्या करते रहते हैं। टाइगर अपना अलग रहता है, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। कभी कभार जैसे ने क्वेश्चन किया था कि आदमखोर बहुत मुश्किल से मध्य प्रदेश में तो पिछले 20-25 साल में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन की बात है, यही कंट्रीब्यूशन हो सकता है और ग्रामीणों देते हैं कि भाई जंगल में उनको भी पता है कि अगर टाइगर है तो उनका जंगल सुरक्षित है, वो जो जंगल से जो चीज़ उपार्जन करते हैं वो भी मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पे जंगल अगर आपका सुरक्षित है तो आपका पानी भी सुरक्षित है। तो अपने ग्रामीण जो है बेसिकली टाइगर को क्या चाहिए, टाइगर को ये चाहिए कि आप जो चीज़ जंगल को हानि पहुंचाते हैं वो सब चीज़ ना करें, जंगल की कटाई ना करें, जंगल की जो उस टाइगर का जो खाना है उसको मारे नहीं, शिकार नहीं करे, यही सब करना ही चाहिए। और अब हम मध्य प्रदेश में क्योंकि टाइगर स्टेट है, टाइगर की संख्या पिछले 20 साल में बढ़ा है और इसी कारण बढ़ा है कि अपने आसपास जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं वो मदद कर रहे हैं। जी सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। और जो आपने एक बात कही थी कि ऋषि मुनियों ने कहा है कि सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमें गर्व है कि हमारी जो देवी है, हमारी जो पूजनीय है, उनका वाहन भी शेर होता है। और भी चर्चा करेंगे। सर, थीम की बात करें, अगर हर वर्ष थीम होती है ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की, और इस वर्ष की थीम है सर्वाइवल ऑफ टाइगर विद आवर हैंड्स, तो बाघ का बचाव हमारे हाथों से ही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये थीम इसलिए है कि अगर कोई मनुष्य जो है वो समझदार जानवर है, जानवरों में सबसे समझदार हम अपने आप को ही मानते हैं और हम ही नुकसान पहुंचाए हैं। टाइगर जो इतना ख़त्म हुआ है, कम हुआ है, बाकी भी जानवर जो कम हुआ है हमारे कारण ही हुआ है, मनुष्यों की गतिविधियों के कारण ही हुआ है। और लेकिन ये भी सही है कि मनुष्यों द्वारा ही ये बचाने का काम भी किया जा सकता है। तो बेसिकली थीम यही है कि टाइगर को बचाना मतलब हमारे जंगल को बचाना, हमारा पानी को बचाना हमारे ही हाथ में है। तो वही थीम है इसका कि टाइगर बचाना सिर्फ टाइगर एक जानवर को बचाना नहीं है, पूरा जो इकोसिस्टम है जिसमें हमारा सर्वाइवल भी डिपेंड, हमारा अस्तित्व भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, वो डिपेंड करता है टाइगर के सर्वाइवल पे और जंगल के सर्वाइवल पे, और ये सब हमारे हाथ में, हमको वो करना पड़ेगा। सर, अगर हम प्रजातियों की बात करें, मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघ भी मिलते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? प्रजातियों के बारे में जानना चाहेंगे। नहीं, टाइगर तो ये एक ही प्रजाति है। जितने भी टाइगर है स्पेसीज़ की अगर बात करें, प्रजाति वो सब एक ही है। चाहे वो रशिया में जो अमूर टाइगर मिलता है या साउथ चाइना टाइगर है, मलेशिया वाला टाइगर है, सभी एक ही प्रजाति है, लेकिन उप प्रजाति उनका अलग अलग है। ये मान के चलते हैं कि हमारे 8 उप प्रजाति थे टाइगर के, जिसमें से 3 अभी ख़त्म हो चुके, लुप्त हो चुके पूरा, कैस्पियन टाइगर, बाली टाइगर और आपका जावान टाइगर। तो 3 उप प्रजाति तो ख़त्म हो चुके हैं, 5 अभी भी बचे हैं। वो 5 में भी 2-3 तो ऐसे हैं कि लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। जहाँ तक जो भारतवर्ष में जो टाइगर है वो एक ही प्रजाति और एक ही उप प्रजाति के हैं, पैंथेरा टाइग्रिस या बंगाल टाइगर या इंडियन टाइगर। और जो वाइट टाइगर की आप जो बात कर रहे हैं, तो वाइट टाइगर बेसिकली अपना इंडियन टाइगर ही है, बस इसमें एक जेनेटिक एक तरह से वो डिफेक्ट ही है, वो एक रिसेसिव ट्रेट है। वो आमतौर पे नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर वो दोनों उसका एलील एक ही हो जाता है तो फिर वो वाइट टाइगर पैदा होता है। तो वाइट टाइगर, मध्य प्रदेश वाइट टाइगर के लिए जाना जाता है क्योंकि जंगल में यदा कदाई मिलता है कभी कभार वाइट टाइगर। और जो लास्ट एक्चुअली जंगल में वाइट टाइगर मिला था वो रीवा के जंगलों में मिला था, जो रीवा महाराजा उस समय उसको लेके फिर उससे प्रजनन करके बाकी जो आजकल आप जू में वाइट टाइगर देखते हैं, क्योंकि जंगल में कहीं भी स्वच्छंद विचरण करता हुआ वाइट टाइगर आज नहीं है और सिर्फ जू में मिलता है। तो वो सारे वो जो रीवा के जो टाइगर मोहन था उसी के वंशज है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो वाइट टाइगर एक सेम उप प्रजाति है, सेम प्रजाति है, बस एक तरह से एक जेनेटिक डिफेक्टिव बोलेंगे या जेनेटिक वो जी बोलेंगे। सर गणना की और बातें करेंगे, उससे पहले हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ेंगी डॉक्टर सिन्हा, जो कि हमें बताएंगी कि मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है क्या मध्य प्रदेश में। जानेंगे उनसे। जी हेलो डॉक्टर, नमस्ते। जी नमस्कार।
जी डॉक्टर, हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है? जी नहीं, अभी मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो हमें अपने इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लेटफॉर्म पर हम जानकारी प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं मंकी पॉक्स के? क्या है मैम मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स वास्तव में एक वायरल ज़ूनोटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के वन क्षेत्रों में पाई जाती थी, और अभी इसके जो रोगी होते हैं उनको सामान्यतः बुखार के साथ में रैश और टाखों में सूजन आ जाती है। अच्छा। और जटिलता होने पर ये समस्या पैदा कर सकता है। अदरवाइज ये सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है जो सामान्यतः 2 से 4 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। जी मैडम। और ये पशुओं से मनुष्य में, मनुष्य से मनुष्य में ही फैल सकता है। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया क्या सिम्टम्स हैं और क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए मैम, इससे बचाव के लिए कुछ उपाय हैं? इसमें एक्चुअली ये जो वायरस है कटी-कटी त्वचा से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन से, जैसे हमको कोविड का अनुभव है कि उससे और आँख या नाक से जो हमारा शेषमा निकलता है उसके माध्यम से फैल सकता है ये। और ये संक्रमित पशु या वन्य पशु के मानव के संपर्क में आने पर उसके खरोच के जो तरल पदार्थ है उसके घाव पर या उसके सोमाइल जिनको हम कहते हैं बिस्तर है तो ये है उस पर अगर उनके दागे, क्योंकि इसमें जो ब्लिस्टर्स होते हैं कई बार उसको माता के जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि हमारे चिकन पॉक्स या उस तरह की बीमारी के बारे में कहा जाता है, वैसे मंकी पॉक्स में भी ब्लिस्टर्स आते हैं, छाले पड़ते हैं शरीर में, जिनके संपर्क में आने से बीमारी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये कम्युनिकेबल भी हो सकती है ये डिजीज़। बहुत बहुत धन्यवाद वीना सिन्हा, डॉक्टर वीना सिन्हा, आपने बहुत अच्छे से बताया। और यहीं पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार एमपी में चर्चा जारी रहेगी। आज का विशेष विषय है पर्यावरण बचाओ, बाघ बचाओ। यहीं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, सावन की आमद हो गई है, सावन आयो रे। और सावन के साथ हमारे स्टूडियो में आज पधारी हैं निमाड़ की बहुत ही अच्छी लोक कलाकार और चित्रकार पूर्णिमा चतुर्वेदी जी। तो आइए उनसे मिलते हैं। पूर्णिमा जी, आपका यह नारी शक्ति कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चौका बनाया जाता है, रसोई घर बनाए जाते हैं और रसोई घर के साथ में उसमें सभी बैठ के खाना खा रहे, माता खाना बना रही है। इतना सुंदर चित्रण होता है उसमें। और इस तरह नया हमारा जीवन का
उल्लेख होता है कि जच्चा बच्चा है साथ में, तो एक कोठड़ी जच्चा बच्चा की बनाई जाती है, उसमें दीपक जल रहा है, पानी का रखा है और हाथे दिए जाते हैं कि संपूर्णता का प्रतीक है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पुनः आपका स्वागत है। नमस्कार MP में आज का विशेष चर्चा है हमारी पर्यावरण बचाओ बाग बचाओ पर, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री शुभ रंजन सेन जी। सर, हम बात कर रहे थे काउंटिंग के बारे में, गणना के बारे में। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कितने टाइगर रिजर्व हैं और गणना कैसे की जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 73 में, तब जो पहला 9 टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ था पूरा देश में, उसमें से एक कान्हा पहले 9 में से था। वर्तमान में पूरे देश में 50 टाइगर रिजर्व्स है और मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व्स है कुल। तो इन 6 टाइगर रिजर्व्स में और बाकी जगह भी जो काउंटिंग होता है, पहले हम लोग जब शुरू किए थे 70 के दशक में, तब हम लोग एक काउंटिंग मेथड जो यूज़ करते थे पगमार्क मेथड बोलते थे, जो पंजा का निशान टाइगर चलने में छोड़ता है उसको हम ट्रेस करके उसका गिनती करते थे। उस मेथड में और जो जिस तरह से हम लोग उसको कर रहे थे उसमें कुछ खामियां था। तो 2006 से हमारा गणना जो मेथडोलॉजी है, जो तरीका है, वो बदला है और उसमें हम और ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से करते हैं। उसमें 2 चीज़ होता है। एक तो होता है कि टाइगर साइन सर्वे बोलते हैं, कि टाइगर अगर कोई भी जानवर अगर आपके जंगल में है तो वो निशान छोड़ता है, उसका प्रेजेंस का, उसका मौजूदगी का प्रेजेंस छोड़ता है। तो वो पदचिन्ह हो सकता है, उसका विष्टा हो सकता है, ज़मीन पे खरोच हो सकता है, पेड़ों पे खरोच हो सकता है, क्योंकि वो खाता है तो गारा हो सकता है, मरा हुआ जानवर हो सकता है, आवाज़ भी करता है, दिखता भी है। तो ये सारे जो टाइगर साइंस जिसको हम बोलते हैं, तो इसका हम एक आकलन करते हैं। तो आकलन ऐसा करते हैं कि जंगल में साइंस है, आपको जाके ढूंढना है। तो हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड, जो बीट गार्ड रहते हैं, बीट एक यूनिट होता है, तो वो बेसिकली ये जो गणना होता है 3 दिन टोटल टाइगर साइंस सर्वे वाला होता है। उसमें 5-5 किलोमीटर हर दिन वो जंगल में जहाँ टाइगर चलता है उसी ट्रैक में वो लोग चलते हैं। ट्रैकर्स लगाए जाते हैं या कॉलर आईडीज? नहीं, कुछ नहीं, वो पैदल चल के निशान ढूंढते हैं टाइगर का। अगर टाइगर है आपके जंगल में तो निशान छोड़ेगा, जैसे मैंने बताया, पगमार्क होगा, खाने का निशान होगा, विष्टा होगा, कुछ भी होगा, तो वो ढूंढते हैं।
तो 5 किलोमीटर में कितना निशान उसको मिला वो एक आकलन होता है, क्योंकि वो अगर ज़्यादा टाइगर है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा निशान मिलेंगे, कम टाइगर है तो कम निशान मिलेंगे। लेकिन ये भी है कि ज़्यादा आप ढूंढेंगे तो ज़्यादा टाइगर का निशान मिलेगा, आप कम ढूंढेंगे तो कम मिलेगा। तो इसलिए है कि हर दिन सिर्फ 5 किलोमीटर ध्यान से उसको ढूंढना है। तो इससे एक निकलता है 15 किलोमीटर टोटल 3 दिन में, इससे एक साइन का डेंसिटी निकलता है, कितना साइन है जी। तो एक तो आकलन उससे होता है। दूसरा जो आकलन होता है उसके साथ साथ चलता है, कैमरा ट्रैप्स लगाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक इंफ्रारेड कैमरास होते हैं, क्योंकि टाइगर जो है दिन के बजाय रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो रात दिन वो कैमरा चलते हैं तो और उनके फ़ोटो लिया जाता है। और टाइगर में एक विशेष बात है कि टाइगर का पट्टी होता है, जो स्ट्राइप्स होता है, काला और काला पट्टी जो होता है, काला सफ़ेद और जो ग्राउंड कलर उसका ऑरेंज होता है, ये पट्टियों का एक पैटर्न होता है जी। और हर टाइगर का ये पैटर्न अलग है, बाएं तरफ और दाहिने तरफ एक ही टाइगर का भी वो पैटर्न अलग है। तो वो फ़ोटो से हम मिलान करते हैं कि फिर हम उसको अगर हम एक जंगल में कैमरा लगाए और 20-25 दिन लगाए और फिर सारे फ़ोटो को इकट्ठा करें, तो उसमें कितने टाइगर है आप उसको देख के, फ़ोटो देख के बता सकते हो कितने टाइगर का फ़ोटो आया। तो कितने टाइगर का फ़ोटो आया वो अपना मिनिमम नंबर हो गया, कम से कम उतना टाइगर तो है अपने यहाँ। लेकिन कई टाइगर फ़ोटो हम कैमरा नहीं लगा पाते हैं, ये फ़ोटो में नहीं आते हैं, तो उसका आकलन जो साइन सर्वे हुआ, कितने निशान मिले टाइगर के, उससे एक और दूसरा आकलन करके दोनों मिला के गणना का फाइनल फिगर पे पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो जो मध्य प्रदेश की अगर टाइगर की संख्या अगर आप बोले तो मध्य प्रदेश जैसे आपको पता टाइगर स्टेट है, तो जब पहले ये मेथड से नया मेथड से शुरू हुआ था तो हमारे टोटल भारतवर्ष में 1400 करीब टाइगर्स थे, हमारे मध्य प्रदेश में 300 करीब आए थे, दूसरे में करीब 1700 आए टोटल इंडिया में, मध्य प्रदेश में बल्कि थोड़ा कम हो गया 260 के आसपास, तीसरे में हमारे 1700 करीब आए, 2100 करीब आए, उसमें मध्य प्रदेश में 300 करीब टाइगर आए थे। और लेकिन जो चौथा बार हुआ वो ठीक से हम लोगों ने किया, तो भारतवर्ष में ऑलमोस्ट 3000 कम से कम टाइगर्स है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 500। काफ़ी गर्व की बात है, हमारे पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि सबसे ज़्यादा संख्या टाइगरों की हमारे मध्य प्रदेश की है। टाइगर स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जबलपुर से। जी, आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। स्टूडियो में आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। नमस्कार, जबलपुर से हमारे। जी सर, मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ। जी जी अशोक जी, आप अपना हाँ जी प्रश्न पूछिए। बात यह मैडम कि जंगली जानवरों को बचाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रमों को हम लोग को आयोजन करना चाहिए, खुद कर सकते हैं, जैसे झाड़ पेड़ लगाना है पानी के लिए। जी, संरक्षित करने के लिए प्रश्न है सर, क्या कुछ आयोजन करना चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए? हाँ, वो अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैडम भी बता रही थी कि सब लोग का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन आप लोग कर सकते हैं। आप जो क्योंकि आप कागज़ इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जंगल पे उसका इफ़ेक्ट करता है, तो पॉलीथीन कम से कम उपयोग करें। कागज़ क्योंकि बेसिकली प्लांट मटेरियल से बनता है, कई जंगलों से बाँस से बनता है, तो उसका उपयोग ध्यान से करें, जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं करें, ये सब ज़रूरत है। हमारे जो पानी है उसका भी हम लोगों को बचा के रखने की ज़रूरत है, वो सब हम लोग सब इसमें योगदान दे सकते हैं। पेड़ वेड़ लगाना भी एक कार्यक्रम है, पेड़ बचाना कार्यक्रम है, क्योंकि लगाने से ज़्यादा क्योंकि पेड़ बहुत धीरे धीरे आमतौर पे बड़े होते हैं और बड़े पेड़ जो है उनको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। जी, हमारे साथ समाज सेविका श्रीमती किरण जी भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या योगदान है। वे गृहिणी हैं और उनकी एक पूरी टीम है, महिलाओं की टीम है जो कार्य कर रही है बहुत अच्छे से, पार्क बनाने में नगर निगम के साथ काफ़ी कुछ कर रही हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस पर। जी मैम। हम लोगों ने जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई 2014 से ही काम करना शुरू किया। सबसे पहले तो हमारा विषय स्वच्छता ही रहता था, लेकिन फिर हमने सोचा कि स्वच्छता के साथ में पर्यावरण को जोड़ा और अपने लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए जो है वहाँ के पार्क डेवलप करना शुरू किए। आज 12-13 पार्क हैं जो हरे भरे हो गए हैं, सुंदर हो गए हैं, तो लोग हमसे जुड़े हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम सोनागिरी और कल्पना नगर को भोपाल में एक आदर्श एरिया बनाएं जो कि स्वच्छता के लिए, पर्यावरण के लिए जाना जाए। और वहाँ से जो नाला निकलता है। शुरुआत करी, कैसे लोगों को प्रेरित किया आपने इससे जुड़ने के लिए?
सबसे पहले तो हमें स्वच्छता, ये सत्यमेव जयते से पता चला था कि हम अपने बच्चों को कचरे के पहाड़ पे छोड़ के जा रहे हैं। इतना कचरा करते जा रहे हैं अंधाधुंध, कोई ध्यान ही नहीं देता कि इसको मेरे इस क्रियाकलाप से कितना कचरा हो रहा है। तो इसके लिए हमने कोशिश करी लेकिन कोई बात नहीं बनी। लेकिन जब मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को मिशन शुरू किया तो हम लोग फिर निकल पड़े और हर घर में गए और शपथ ली सबसे कि कचरा कोई बाहर नहीं डालेगा, जो गाड़ी आएगी उसको देगा और कचरा कम करने पे ध्यान देंगे। तो पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना। और दूसरा हमने लोगों को ये भी प्रेरित किया कि जो खाना भेजती हैं माएँ अपने बच्चों को, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करती हैं। एक तो एल्यूमिनियम शरीर में जा रहा है जिससे कैंसर हो रहा है, और दूसरा वो कचरा है। तो हमें कचरा, जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल्स भी, जैसे माउंटफोर्ड स्कूल के प्रिंसिपल जुड़े हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ फॉइल्स का कचरा बहुत निकलता है। तो ये छोटे छोटे कचरे हम कम कर सकते हैं, अपने देश की मदद कर सकते हैं कि पॉलीथीन यूज़ मत करो, फॉइल यूज़ मत करो, कैंसर ही करेगा। और वो एक बाजारीकरण का वो है, तो हम लोगों को उससे भी प्रकृति की तरफ लौटना होगा। हम बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया। बहुत अहम भूमिका है हम सभी की पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए। किरण मैम ने बहुत अच्छे से लोगों को प्रेरित किया, उनको मोटिवेट किया, और वो प्रेरित हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी से, उनके एक भाषण से कि हम अपने बच्चों को कचरे के पहाड़ पर छोड़ के जाएंगे। इसी वाक्य से वे प्रेरित हुई और उन्होंने लोगों को भी प्रेरित करना शुरू किया। और आइए अब हम सुनेंगे हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को कोविड प्रिकॉशन डोज के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारे पूरे देश को एक अनूठी सौगात मिली है 75 दिन तक फ्री वैक्सीनेशन की। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को। नया कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया, देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और ये 200 करोड़ वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय और नेतृत्व के कारण ही हो पाया और लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम भी हुआ। मेरा देश के सभी 18 वर्ष से ज़्यादा के युवाओं से, सभी नागरिकों से अनुरोध रहेगा, बूस्टर डोज अगले 75 दिन तक मुफ्त में लगाने का काम हो रहा है। और ये आज़ादी के 75 वर्ष मनाने के लिए बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया कि सब 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु के बूस्टर डोज लगवाएं, मुफ्त में लगेगा और इस सुविधा का लाभ भी उठाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और देश को भी सुरक्षित रखें। पुनः स्वागत है आपका नमस्कार एमपी में। आपको बता दें, नमस्कार एमपी सोमवार से शुक्रवार 12 से 1 बजे तक दूरदर्शन मध्य प्रदेश में प्रसारित होता है। और आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण बचाओ बाघ बचाओ पर, जिसके लिए हमारे साथ है श्री शुभरंजन जी। शुभरंजन जी, आज हम बात कर रहे हैं बाघों पर, क्योंकि विशेष दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। अगर हम बात करें सर, कभी अटैक करता है अगर बाघ किसी पे, तो क्या कुछ मुआवजा दिया जाता है? और मानव पशु संघर्ष की अगर बात करें तो प्रशासन क्या करता है? हाँ, पहले बात तो ये है कि टाइगर जो है, बाघ जो है, वो जैसे आप जिम कॉर्बेट का नाम सुने होंगे, तो उनका कहना था, क्योंकि वो जब छोटे थे तो जंगल में रहते थे, उनका कहना था कि जंगल में मैं अकेला घूमता था। उस समय जब अभी जितना टाइगर है उससे 10 गुना ज़्यादा टाइगर थे, और मैं जंगल में रात में भी सो जाता था जहाँ मर्जी, और हमको कभी भी टाइगर ने कुछ भी छेड़ा नहीं। और तो उनका कहना था कि टाइगर इज़ ए लार्ज हार्टेड जेंटलमैन। तो एकदम सही है। हमारे जो टाइगर से जो डेथ होता है वो यदाकदा होता है, और जनरली एक तरह से एक्सीडेंट ही होते हैं जब अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन कैजुअलिटी होता है। आमतौर पे टाइगर अवॉइड करता है आदमी को, और एकदम ऐसा नहीं है कि आप जैसे जंगल में घुसे आपके पीछे दौड़ेगा और आपको कुछ नुकसान करेगा, बल्कि टाइगर देखने इतने लोग मध्य प्रदेश आते हैं, और जिप्सी में, खुला जिप्सी में बैठ के लोग रोज़ देखते हैं। जब बारिश का सीज़न में पार्क बार बंद रहता है, उसका छोड़ दे आप, तो टाइगर वैसे तो इतना हमला नहीं करता है। बहुत कम ऐसा घटना होता है जिसमें आदमी का जान जाता है, लेकिन लेकिन यदाकदा जाता है जी। और जब जाता है तब अनफॉर्चुनेटली उसमें यही होता है कि उसको मुआवजा दिया जाता है। तो मुआवजा का प्रावधान है, और इवन जो कैटल किल होता है, जो टाइगर मवेशी मारता है, उसका भी मुआवजा दिया जाता है। और हमारे जो एक सर्विसेज गारंटी वाला है कार्यक्रम, उसके अंदर ये दोनों चीज़ है। तो मवेशी वाला तो 30 दिन के अंदर देने का प्रावधान है, उससे पहले दिया जाता है। और ह्यूमन कैजुअलिटी, इंजरी होता है या फिर डेथ होता है अनफॉर्चुनेटली, तो वो तत्काल उसका सहायता किया जाता है। और टोटल जो
अभी जो प्रावधान है डेथ पे कॉम्पेंसेशन का वो 4 लाख का है। प्लस अगर कोई घायल है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट शासन खर्चे पे होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बहुत कम ही होता है कि टाइगर द्वारा आदमी मारा जाता है। सर आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन जितना खौफ है, मनुष्य को जितना खौफ है उतना ही दिल के अजीज़ भी है ये बाघ। और कई लोग इस पे शिकार भी करते हैं। अवैध शिकार करते हुए अगर कोई पकड़ा जाए तब क्या कुछ करता है प्रशासन? हाँ, अनफॉर्चुनेटली टाइगर का शिकार भी होता है और ज़्यादातर जो होता है उसका जो टाइगर का जो डिमांड एक तरह से है कि कहाँ टाइगर का जो पार्ट्स है वो अनफॉर्चुनेटली जो चाइनीज़ मेडिसिन है उसमें वो हर चीज़ का मेडिसिन बनाते हैं, तो बहुत सारे डिमांड एक्चुअली चाइना से होता था और उसका लिए बाघों का तस्करी होता था। उसमें थोड़ा सा कमी आई है, हम लोग मुस्तैद है वो, क्योंकि पहले उसी हिसाब से हमारा प्रोटेक्शन शायद नहीं था, तो अभी हम लोग उसको टैकल करने के लिए सभी उपाय करते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि आज के डेट में मुख्य जो ये है वो टाइगर एक्सीडेंटली मारे जा रहे हैं। मतलब जैसे खेत में क्योंकि सुअर आके नुकसान करते हैं, जंगली जानवर नुकसान करते हैं, तो कई जगह कई लोग क्या करते हैं बिजली के तार बिछा देते हैं, तो बिजली के तार में आदमी भी कई बार फंसता है, कई बार टाइगर भी फंसता है। तो ये सारे कई बार जहर भी देते हैं। जो पानी जैसे गर्मी में पानी कम हो जाता है तो वहाँ पे पानी में जहर मिला देते हैं। तो कई फंदा भी है, बहुत सारे तरीका है टाइगर को और बाकी जंगली जानवरों को मारने का। लेकिन बेसिकली ये है कि हो सकता है कि उसका उद्देश्य टाइगर मारना नहीं हो, दूसरे चीज़ मारना हो, लेकिन टाइगर भी मारा जाता है। तो टाइगर मारना एक बहुत, क्योंकि शेड्यूल 1 में है, हमारे सबसे प्रोटेक्टेड स्पेसीज़ में है, तो इसमें कम से कम उसमें टाइगर लेपर्ड जो शेड्यूल 1 वाला है उसमें कम से कम 3 साल की सज़ा है, और अगर वो राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में करता है तो 7 साल का सज़ा है, और अगर मतलब जनरली बेल भी नहीं होता है तो काफ़ी सख्त सज़ा तो है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। सर ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें, आज हर आदमी जो है वो एक पक्के मकान में सर्व सुविधा युक्त कॉलोनीज़ में रहना चाहता है, और जिसके कारण वन है या हरियाली है वो नष्ट होती जा रही है। तो वन संरक्षण भी ज़रूरी है, लेकिन लोगों को हम कैसे मोटिवेट करें कि हमारे लिए वन बहुत ज़रूरी है और वन जीव भी बहुत ज़रूरी है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जैसे कि हम लोग अभी जैसे कोविड वाला पीरियड में और बाकी इसमें पता ही लग गया कि हम जो क्रियाकलाप जो आदमी जो कर रहा है वो पूरा उसका अस्तित्व ही खुद खराब कर रहा है, आदमी का भविष्य ही खतरे में है। क्योंकि हम अगर सांस ही नहीं ले पाएंगे, पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, तो आप जितना बड़ा बिल्डिंग बना ले, रोड बना ले, लेकिन उसको कोई काम का नहीं है। हमने देखा कोरोना में आपको वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, जो हम पहले शायद सोचते भी नहीं थे कि सांस लेने में कोई हम लोगों को कुछ कीमत भी चुकाना पड़ता है। तो बेसिकली ये है कि हमारा ऐसा नहीं कि हम जंगल बचा रहे तो जंगली जानवर बचा रहे हैं, हम उन पे एहसान कर रहे हैं। एक्चुअली ये सब जो कर रहे हैं हम खुद आदमी, हमको ही बचाने के लिए वो ज़रूरी है। तो हम लोग जैसे मैडम ने बताया कि पन्नी से लेके आपके एक पेड़ लगाने से लेके आपका पानी स्वच्छ रखने से लेके कचरा मैनेजमेंट, सब चीज़ हमारा कंट्रीब्यूट करता है, तभी हम लोग अच्छे एक जीवन हम लोग जी पाएंगे। बिल्कुल, हमें भविष्य संरक्षित रखने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना ही होगा। मैम, आप मिट्टी बचाओ और सौर ऊर्जा पर भी कार्य करती हैं, क्योंकि वो काफ़ी करीब है पर्यावरण से। इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्या कुछ करना चाहिए हमें मिट्टी बचाने के लिए, और सौर ऊर्जा को भी कैसे हम उपयोग में लाकर पर्यावरण संरक्षित रख सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग वेटलैंड पे काम कर रहे हैं। जो नाला बना हुआ है कल्पना नगर सोनागिरी क्षेत्र का, उसके जो बाजू में 100-200 फीट जगह जो भी गवर्नमेंट ने छोड़ी है, वहाँ पे हम जंगल बना रहे हैं। तो एक शहरी वन परियोजना है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें सहयोग कर रही है। जितनी शाखा उतने पेड़, तो उनकी जो है 1560 ब्रांचेज है पूरे मध्य प्रदेश में, तो उतने ही हम वहाँ पेड़ लगाएंगे। जब हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ मिट्टी को रोक लेंगे। बिल्कुल, मिट्टी को रोकेंगे तो ये मृदा संरक्षण भी हो जाएगा, सॉइल प्रोटेक्शन की तरफ काम हो। दूसरा, लोगों से अनुरोध है कि कचरा यहाँ वहाँ न डालें, क्योंकि जब वो कचरा डालते हैं वहाँ सड़ता है तो मिट्टी खराब होती है, और ज़्यादातर वो पॉलीथीन का कचरा होता है। तो पॉलीथीन वगैरह है ये बिल्कुल ना डाले जाएं। और जल संरक्षण के लिए हम ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे एरिया के मंदिर है, आंगनवाड़ी है, या हमारे यहाँ योगा हॉल है, वहाँ पे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा दी है। उसकी छत का पानी
के लिए हमने बोरिंग करवाई है। बोरिंग हमने पानी लेने के लिए नहीं, पानी देने के लिए करवाई है, ताकि वो उससे मतलब फ़ायदा हमारा ही होना है। लेकिन लोगों को लगता है कि कहते हैं कि क्यों पैसा लगा दिया, कि पानी देने की क्या ज़रूरत है, जबकि हमें हमारा जो भूजल स्तर गिरता जा रहा है उसको उठाने के लिए हमें और ऊर्जा संरक्षण की प्रेरणा मुझे मिली। जो मुंबई IIT के प्रोफेसर हमारे यहाँ आए थे, चेतन सोलंकी जी, उन्होंने बताया कि ऊर्जा संरक्षण और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना हम काम कर रहे हैं उसमें ऊर्जा संरक्षण, वो हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ऊर्जा बचाना इसलिए ज़रूरी है कि जितनी ऊर्जा हमने यूज़ नहीं करी वो किसी और के काम आएगी। और अगर हम इसी स्पीड से सारा कोयला और सब कुछ अगर ख़त्म करते रहें तो मतलब हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और दूसरा, सौर ऊर्जा पे हमें काम करना चाहिए। जैसे घर में हम लोगों ने सोलर वाटर का लगाया हुआ है, लेकिन सौर वो नहीं है कि उससे बिजली भी चले। तो इस तरह से हमें अपने अपने घरों में अगर हम लगाएं तो धीरे धीरे एक अभियान बन जाएगा, सब लोग सोलर ऊर्जा की तरफ जाएंगे। तो ऊर्जा को बचाना है। और घर में छोटी जो लाइट्स हम सोचते हैं अवॉइड करते हैं, पंखा चल रहा है, इसको भी मैं अवॉइड करती हूँ कि ये बंद करे जाए। और दूसरों को भी यही शिक्षा देती हूँ कि आप लोग बहुत ही छोटे छोटे कदम, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम वनों को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। चलते चलते शुभरंजन सर, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दें, खासकर बाघों को संरक्षित रखने के लिए। हाँ, तो बेसिकली बाघों को, जैसे मैंने बताया, बाघों को बचाना एक तरह से हमारे भविष्य को भी बचाना है। तो इसलिए बाघों को बचाना सिर्फ एक प्रजाति के बचाना नहीं है, पूरे जंगल जिसमें हम लोग अल्टीमेटली डिपेंडेंट है, सब चीज़ को बचाना। बाघों के बचाने के ज़रिए हम लोग एक तरह से, बाघ एक इंडिकेटर है कि हमारे जंगल कैसा है, हमारे आबोहवा कैसा है और हमारे पर्यावरण कैसा है। तो बाघों को बचाना एक्चुअली अपना खुद को, ह्यूमन रेस को बचाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शुभरंजन सर, किरण मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया कैसे हम वन को, पर्यावरण को और खासकर आज जो बाघ दिवस है, बाघों को संरक्षित रख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी सोमवार को नमस्कार MP में फिर से। नमस्कार।